नमस्कार, स्वागत है आप सभी का लक्ष्य के टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स सीरीज में। आज 19 जून है और आज भी हम रोज की तरह ही 10 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जिनका संबंध रोज के समसामयिक विषयों से होता है। तो चलते हैं सबसे पहले पिछली वीडियो के अंत में पूछे गए प्रश्न का उत्तर क्या होगा। पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष किया गया था? तो इसका उत्तर होगा 1992। 1992 में पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसे रियो सम्मेलन भी कहा जाता है। रियो शिखर सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है और यह ब्राज़ील के रियो डी जनेरियो में आयोजित किया गया था। इसी के साथ ही चलते हैं आज के अपने पहले प्रश्न पर। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है कि तुलु भाषा भारत के किस क्षेत्र में बोली जाती है? तुलु भाषा भारत के किस क्षेत्र में बोली जाती है? ऑप्शन है उत्तर पूर्व भारत, उत्तर भारत, दक्षिण भारत या दक्षिण पश्चिम भारत, या माफ़ कीजिएगा पश्चिम भारत। यदि किसी को इसका उत्तर पता है तो वह कमेंट बॉक्स में साथ में आंसर दे सकते हैं। तो इसका आंसर होगा दक्षिण भारत। हाल ही में दक्षिण भारत में तुलु भाषा को राजभाषा का दर्जा दिए जाने की तथा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किए जाने की मांग जोर पकड़ती जा रही है। दक्षिण भारत के कर्नाटक तथा केरल राज्य में तुलु भाषा को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिए जाने की मांग भी लगातार बढ़ रही है। इन राज्यों के लोग तुलु भाषा को अपनी राजभाषा के रूप में देखना चाहते हैं। इसके अलावा कर्नाटक तथा केरल राज्य के लोग तुलु भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग कर रहे हैं। इसी प्रकार अगर देखा जाए तो तुलु भाषा का क्या एक संक्षिप्त परिचय रहा है, तो तुलु एक द्रविड़ भाषा है जिसे बोलने वाले लोग दक्षिण भारत में रहते हैं। पिछली जनगणना के अनुसार भारत में तुलु बोलने वाले लोगों की संख्या 18,47,427 है, जो कि 8वीं अनुसूची में सम्मिलित मणिपुरी और संस्कृत भाषा बोलने वाले लोगों से भी ज़्यादा है। रॉबर्ट कॉल्डवेल, जो कि 1814 से 1991 तक रहे भारत में, उन्होंने द्रविड़ भाषाओं का एक तुलनात्मक व्याकरण लिखा था और जिसमें उन्होंने बताया था कि तुलु द्रविड़ परिवार की सर्वाधिक विकसित भाषाओं में से एक है। जिन क्षेत्रों में तुलु भाषा प्रधानता बोली जाती है उसे बोलचाल की भाषा में तुलु नाडु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तुलु नाडु कहा जाता है जिन क्षेत्रों में बोली जाती है। नाडु का मतलब होता है गांव, ग्राम, यानी कि तुलु बोलने वालों का गांव। जैसे तमिलनाडु होता है, क्या? तमिलनाडु, आपने तमिलनाडु सुना होगा। तमिलनाडु क्या है? भारत का एक राज्य है। तो तमिलनाडु, नाडु मतलब गांव, तमिल मतलब एक भाषा है, तमिल बोलने वालों की भाषा। उसी प्रकार से जो तुलु बोलने वाले लोग हैं, उन क्षेत्रों को जहाँ पर बोलने वाले लोग ये रहते हैं उन्हें तुलु नाडु कहा जाता है। इसके अंतर्गत मुख्यतः कर्नाटक के तटीय जिले और केरल का कासरकोड जिला आता है। इसी प्रकार देखा जाए तो केरल के कासरकोड जिले को सप्त भाषा संगम भूमि भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ तुलु समेत 7 भाषाओं का संगम देखने को मिलता है। वस्तुतः कासरकोड के साथ साथ मंगलुरु और उडुपी नगर भी तुलु संस्कृति के गढ़ माने जाते हैं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची क्या है? तो वर्तमान में भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में सभी भाषाओं के विषय में जानकारी दी गई है। इस समय 8वीं अनुसूची में 22 भारतीय भाषाओं को शामिल किया गया है। गौरतलब है कि संविधान निर्माण के समय 14 भारतीय भाषाओं को संविधान में सम्मिलित किया गया था। वर्ष 1967 में सिंधी भाषा को अनुसूची में शामिल किया गया। 1992 में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को शामिल किया गया तथा 2004 में बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली भाषा को शामिल किया गया। तो इस प्रकार अभी वर्तमान में 22 भाषाएं शामिल हैं जो कि संविधान की 8वीं अनुसूची में है। इसी प्रकार अगर देखें तो वर्तमान में 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं हैं वो कौन कौन सी हैं? असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी है। इस प्रकार आप देखेंगे तो ये कुछ लिपि है जो किसकी है? तुलु भाषा की लिपि है। तो चलते हैं वीडियो के अगले और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पर कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021 में भारत का या कौन सा देश शीर्ष पर रहा? कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो ऑप्शन आपके सामने फिनलैंड, जर्मनी, नीदरलैंड या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा फिनलैंड।
सतत विकास रिपोर्ट यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट को संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क के विशेषज्ञों द्वारा तैयार किया गया और जारी किया गया। यह सूचकांक तुलना करता है कि देश सतत विकास के लिए 2030 एजेंडे को कैसे लागू कर रहा है। इस वर्ष फिनलैंड को इस सूचकांक में सर्वोच्च स्थान दिया गया। यह एक नॉर्डिक देश जो पहली बार इस सूचकांक में शीर्ष पर है। सतत विकास सूचकांक 2021 में शीर्ष 10 देश हैं, जिसमें फिनलैंड, स्वीडन, डेनमार्क, जर्मनी, बेल्जियम, ऑस्ट्रिया, नॉर्वे, फ्रांस, स्लोवेनिया और एस्टोनिया हैं। इसी प्रकार अगर आगे बढ़ें तो हम पाते हैं कि संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों ने यह स्वीकार किया है कि 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यानी कि जो स्वीकार किए गए 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में भारत का प्रदर्शन खराब रहा है और नई रैंकिंग में वह 2 स्थान फिसल गया है। भारत अब खिसक कर 117वें स्थान पर आ गया है, जबकि पिछले साल भारत 115वें पायदान पर था। सतत विकास लक्ष्य क्या है? सतत विकास लक्ष्यों को 2015 में संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य राज्यों द्वारा अपनाया गया था। यह एक सार्वभौमिक एजेंडा का वर्णन करता है जो सभी देशों पर लागू होता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स 6 व्यापक श्रेणियों जिसमें शिक्षा, कौशल, स्वास्थ्य और कल्याण, स्वच्छ ऊर्जा, उद्योग, सतत भूमि उपयोग, सतत शहरों और डिजिटल प्रौद्योगिकी में संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों के बीच 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल लक्ष्यों के कार्यान्वयन के आधार पर तैयार किया गया है। तो इसी के साथ ही चलते हैं वीडियो के अगले और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पर कि नाटो ने किस देश को वैश्विक सुरक्षा के लिए चुनौती घोषित किया है? तो ऑप्शन है उत्तरी कोरिया, दक्षिण सूडान, चीन या इथियोपिया। तो इसका आंसर होगा चीन। नाटो नेताओं ने चीन को एक निरंतर सुरक्षा चुनौती घोषित करते हुए कहा कि चीन वैश्विक व्यवस्था को कमजोर करने के लिए काम कर रहा है। तो नाटो के विषय में अगर हम जानें तो नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और कई पश्चिमी यूरोपीय देशों द्वारा सोवियत संघ के विरुद्ध सामूहिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक सैन्य संगठन के रूप में की गई थी, जिसे वाशिंगटन संधि के नाम से भी जाना जाता है। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम में स्थित है। संधि के एक प्रमुख प्रावधान में यह कहा गया है कि यदि यूरोप या उत्तरी अमेरिका में संगठन के किसी सदस्य पर हमला होता है तो इसे सभी सदस्यों पर हमला माना जाएगा। इसने प्रभावी रूप में पश्चिमी यूरोप को अमेरिका के परमाणु छत्र के तहत रखा है। नाटो का संरक्षण सदस्य देशों के गृह युद्ध या आंतरिक तख्तापलट तक नहीं है। इस संगठन में 30 मार्च 2021 तक कुल 30 सदस्य देश शामिल हैं। उत्तरी मैसेडोनिया जो कि 2020 में इस संगठन में शामिल होने वाला सबसे नवीनतम सदस्य है। इसी प्रकार यूक्रेन की भी बात जल्द ही चल रही है कि वह नाटो में शामिल होने वाला है। तो चलते हैं वीडियो के अगले और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि थोक मूल्य सूचकांक जारी किया जाता है उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग, वित्त मंत्रालय, नीति आयोग या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग। तो इस विभाग के आर्थिक सलाहकार कार्यालय ने मई 2021 और मार्च 2021 के लिए थोक मूल्य सूचकांक यानी कि होलसेल प्राइस इंडेक्स WPI से संबंधित आंकड़े जारी किए हैं। गौरतलब है कि उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। थोक मूल्य सूचकांक के अंतिम आंकड़े देश भर में चयनित विनिर्माण इकाइयों से प्राप्त आंकड़ों के साथ संकलित किए जाते हैं और हर महीने की 14 तारीख को यह जारी किए जाते हैं या उसके एक दिन बाद जारी किए जाते हैं। मई 2021 में मुद्रास्फीति की दर का कारण मुख्य रूप से कच्चे पेट्रोलियम, खनिज तेल, पेट्रोल, डीजल, नेफ्ता, फॉर्नेस ऑयल आदि और विनिर्मित उत्पादों की कीमतों में पिछले वर्ष के इसी महीने की तुलना में वृद्धि होना रहा है। मुद्रास्फीति क्या है? मुद्रास्फीति का अभिप्राय दैनिक जीवन में लोगों द्वारा उपयोग की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में होने वाली वृद्धि से होता है। यानी कि सामान्य भाषा में बोलें तो महंगाई को हम मुद्रास्फीति बोल सकते हैं, लेकिन महंगाई केवल मुद्रास्फीति का अर्थ केवल महंगाई नहीं होता है। इसको हम सामान्य भाषा में समझने के लिए महंगाई कह सकते हैं। जैसे कि भोजन, कपड़े, आवास या मनोरंजन या परिवहन इत्यादि के
रेट में बढ़ोतरी हो जाए तो सामान्य व्यक्ति के लिए यह समझना आसान हो जाता है कि यह मुद्रास्फीति है, यानी कि महंगाई। मुद्रास्फीति का एक अर्थ इस प्रकार भी हो सकता है कि मुद्रा और स्फीति। मुद्रा यानी कि जो करेंसी है किसी भी देश की, स्फीति यानी कि उसकी वैल्यू का नीचे गिरना। ठीक है, जैसे कि हम पहले 5 रुपये में एक पेन लेकर आते थे तो अब वही पेन 10 रुपये में मिल रहा है, यानी कि जो वैल्यू पहले 5 रुपये की थी अब उस 10 रुपये की वैल्यू 5 रुपये के बराबर हो गई है। तो इस प्रकार हम मुद्रा को गिरना कहते हैं या मुद्रास्फीति कहते हैं। भारत में मुद्रास्फीति को मुख्य रूप से 2 सूचकांकों द्वारा मापा जाता है, जो कि एक थोक मूल्य सूचकांक है यानी कि होलसेल प्राइस इंडेक्स, और एक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी कि CPI। इस प्रकार देखें तो थोक मूल्य सूचकांक क्या है, होलसेल प्राइस इंडेक्स क्या है, तो थोक स्तर पर सामानों की कीमतों का आकलन करने के लिए थोक मूल्य सूचकांक का इस्तेमाल किया जाता है। दरअसल थोक मूल्य सूचकांक भारत में व्यापारियों द्वारा थोक में बेचे गए सामानों की कीमतों में बदलाव को मापता है। इसमें मैन्युफैक्चरिंग उत्पादों को सबसे ज़्यादा भार दिया जाता है। इसे भारत सरकार के आर्थिक सलाहकार कार्यालय द्वारा जारी किया जाता है। थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 2011-12 रखा गया है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर दृष्टि डालें यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पर, तो खुदरा स्तर पर महंगाई मापने के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का इस्तेमाल किया जाता है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का जुड़ाव सीधे तौर पर उपभोक्ताओं से होता है। वर्तमान में भारत में 5 उपभोक्ता मूल्य सूचकांक हैं, जिनमें से प्रमुख 4 निम्नलिखित हैं। औद्योगिक श्रमिकों के लिए CPI अर्थात औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इंडस्ट्रियल वर्कर्स। कृषि मजदूर के लिए CPI यानी कि एग्रीकल्चरल कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ग्रामीण मजदूर के लिए CPI शहरी, ग्रामीण और संयुक्त। तो उपयुक्त में से प्रथम 3 को श्रम और रोजगार मंत्रालय के संबद्ध कार्यालय श्रम ब्यूरो द्वारा जारी किया जाता है, जबकि चौथे प्रकार की CPI को सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा संकलित और जारी किया जाता है। तो इसी के साथ ही अगर हम देखें तो औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 2016 रखा गया है। मुख्य रूप से इन्फ्लेशन को अब जो जारी किया जाता है वह CPI के आधार पर ही जारी किया जाता है, क्योंकि महंगाई का प्रभाव सीधे व्यक्तिगत रूप से यानी कि जो कंज्यूमर है, लास्ट कंज्यूमर है, उस पर ही पड़ता है। तो इसी के साथ ही अगर हम देखें तो कृषि एवं ग्रामीण श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 1986 और 87 रखा गया है। तो अगला प्रश्न है हमारा कि अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका आंसर होगा 16 जून को। 16 जून को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस मनाया जाता है। यह दिन विदेशों में रहने वाले प्रवासियों के प्रयासों को सम्मानित करने और अपने देश में अपने परिवार के सदस्यों के जीवन को बेहतर बनाने में मदद करने के लिए मनाया जाता है। पहला अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस 2015 में मनाया गया था। यह दिन सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र को प्रवासियों की बेहतरी के लिए नीतियां बनाने और प्रेषण को प्रोत्साहित करने के लिए प्रोत्साहित करता है। ये विश्व बैंक ने अभी हाल ही में माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट में कहा गया कि कम आय और मध्यम आय वाले देशों के लिए प्रेषण प्रवाह 2019 की तुलना में 2020 में 1.9% कम था। 2020 में 540 बिलियन अमेरिकी डॉलर और 2019 में 548 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा था। अगर यहाँ पर किसी को ये बात समझने में थोड़ी परेशानी हो रही है कि ये प्रेषण प्रवाह क्या है, रेमिटेंस क्या है, तो सीधा सा शब्दों में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यह एक वो धन है जो आपके घर से कोई व्यक्ति कमाने के लिए या काम करने के लिए विदेश गया है और विदेश में उसने काम किया और कमाने के बाद आपको वहाँ से धन प्रेषित किया, पैसे को भेजा, तो उसे हम प्रेषण प्रवाह कहते हैं, रेमिटेंस फ्लो कहते हैं। तो यहाँ पर अब आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं वीडियो के अगले और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न में कि हाल ही में सुर्खियों में रहा जलगांव केला किस राज्य का GI टैग है? बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश? तो इसका आंसर होगा क्या? महाराष्ट्र। फाइबर और खनिज समृद्ध जलगांव केले की खेप अभी 16 जून 2021 को दुबई को निर्यात की गई थी। जलगांव केला महाराष्ट्र के जलगांव जिले से भौगोलिक संकेतक प्रमाणित कृषि उत्पाद है।
जलगांव जिला कृषि निर्यात नीति के तहत चिन्हित किया गया केला समूह है और इसे महाराष्ट्र का केला शहर भी कहा जाता है। किसे? जलगांव को। यह राज्य में केले के कुल उत्पादन में 2/3 का योगदान देता है। जलगांव केले को 2016 में जीआई प्रमाणन दिया गया था, जिसे निसर्ग राज्य कृषि विज्ञान केंद्र जलगांव के साथ पंजीकृत किया गया था। इसी के साथ ही अगर देखें तो भारत कुल उत्पादन में 25% की हिस्सेदारी के साथ केले का दुनिया में अग्रणी उत्पादक है। प्रमुख केला उत्पादक राज्य गुजरात, आंध्र प्रदेश, केरल, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, बिहार और मध्य प्रदेश हैं। इन राज्यों में भारत के केले के उत्पादन का लगभग 70% हिस्सा आता है। इसी प्रकार अगर हम देखें तो भारत में प्रमुख केला उत्पादन क्षेत्र जिन्हें जीआई टैग दिया गया है तो कर्नाटक में है नंजनागुड बनाना, और इसी प्रकार तमिलनाडु में है विरूपाक्षी हिल बनाना, और इसी प्रकार तमिलनाडु में ही है सिरुमलाई हिल्स बनाना, और कर्नाटक में है कमलापुर रेड बनाना, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है और कई बार पूछा भी गया है। इसके अलावा केरल में है चिंगले कोंडा, नागेंडन बनाना, और महाराष्ट्र का जलगांव बनाना। तो ये कुछ केले के टाइप्स हैं जिनको जीआई टैग अलग अलग राज्यों में दिया गया है। इससे पहले वाली करंट अफेयर्स की वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि अभी हाल ही में शाही लीची, जो कि बिहार का जीआई टैग है, फ्रूट है, उसी प्रकार से जर्दालू आम, जो कि बिहार में ही जीआई टैग है और इसको अभी निर्यात किया गया है। तो इसी प्रकार जो जलगांव बनाना है महाराष्ट्र से निर्यात किया गया है। तो इसी के साथ ही चलते हैं वीडियो के अगले और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न में कि हाल ही में दुर्लभ मृदा तत्वों को लेकर तनाव किन देशों के मध्य देखा गया है? भारत, चीन, न्यूजीलैंड, जापान, अमेरिका, चीन या ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस। तो इसका आंसर होगा भारत और चीन। हाल ही में एक स्टडीज़ में कहा गया है कि चीन और अमेरिका के बीच दुर्लभ मृदा तत्वों को लेकर तनाव बढ़ सकता है। वॉशिंगटन स्थित सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज़ ने कहा गया कि चीन इन तत्वों के निर्यात में कमी करने की कोशिश लगातार कर रहा है। दुर्लभ मृदा तत्व क्या होते हैं? दुर्लभ मृदा तत्व 17 दुर्लभ तत्वों का समूह है जो पृथ्वी की ऊपरी सतह यानी क्रस्ट में पाए जाते हैं। इनमें आवर्त सारणी में 15 लैंथेनाइड और स्कैंडिनियम और याट्रियम शामिल हैं। इसी प्रकार अगर देखा जाए तो 15 दुर्लभ तत्व कौन कौन से हैं? तो लैंथेनम, सेरियम, पोजोडियम, नियोडियम, प्रोमेथियम, सेमेरियम, यूरोपियम, गोडोलिनियम, टर्बियम, डिस्प्रोसियम, होल्मेनियम, एर्बियम, लूथियम, येटेरिबियम और लुटेटियम। तो ये दुर्लभ मृदा तत्व हैं। इनका प्रयोग पवन टरबाइन, इलेक्ट्रिक वाहन, लड़ाकू विमान और हथियार प्रणालियों जैसे बिजली के उपकरणों को बनाने में किया जाता है। इनके अद्वितीय चुंबकीय, संदीप्तीकरण, संदप्तिशील और विद्युत रासायनिक गुणों के कारण स्मार्टफोन, इलेक्ट्रॉनिक कार, कैमरा लेंस, एक्सरे स्कैनर, विंड टरबाइन और कंप्यूटर हार्ड ड्राइव जैसे उत्पादों के उत्पादन में आवश्यक रूप से उपयोग किया जाता है। दुर्लभ मृदा तत्व अनुप्रयोगों की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए आवश्यक कच्चे माल हैं, जैसे धातु विज्ञान में, मोटर वाहन और पेट्रो रसायन उद्योग में उत्प्रेरक, कांच या चीनी मिट्टी के चीज़ों के लिए, फास्फोरस में, और इसके साथ साथ एलईडी तथा कॉम्पैक्ट फ्लोरेंस लैंप यानी कि सीएफएल जैसे प्रोडक्ट को बनाने में, और इसके अलावा फ्लैट पैनल डिस्प्ले में। इसके अतिरिक्त पैराबैंगनी विकिरण, रिचार्जेबल सॉलिड स्टेट बैटरी, फाइबर ऑप्टिक्स आदि इन चीज़ों में इनका उपयोग कच्चे माल के रूप में बड़े पैमाने पर किया जाता है। तो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, वीवा टेक के 5वें संस्करण का संबोधन किसके द्वारा किया जाएगा? पीएम नरेंद्र मोदी, धर्मेंद्र प्रधान, अमित शाह या राजनाथ सिंह? तो इसका उत्तर होगा पीएम नरेंद्र मोदी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 जून 2021 को वीवा टेक के 5वें संस्करण में मुख्य भाषण देंगे। उन्हें मुख्य भाषण देने के लिए गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में आमंत्रित किया गया है। 2021 का इवेंट वीवा टेक का 5वां संस्करण होगा। यह 16 से 19 जून के बीच में आयोजित किया जाएगा। वीवा टेक यह यूरोप में सबसे बड़े डिजिटल और स्टार्टअप कार्यक्रमों में से एक है।
यह 2016 में शुरू किया गया था और हर साल पेरिस में आयोजित किया जाता है। यह कार्यक्रम संयुक्त रूप से पब्लिसिस ग्रुप और लेस इकोस नामक समूह द्वारा आयोजित किया जाता है। इसी के साथ ही देखें तो यह प्रौद्योगिकी नवाचार स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र में हितधारकों को एक साथ लाता है। इस अवसर पर प्रदर्शनियों, पुरस्कारों, पैनल चर्चाओं और स्टार्टअप प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया जाता है। तो इसी के साथ ही चलते हैं वीडियो के अगले और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पर कि ईस्ट कोस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर के विकास में कौन सा बहुपक्षीय बैंक भारत का प्रमुख भागीदार है? वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा एशियन डेवलपमेंट बैंक, एडीबी। एशियाई डेवलपमेंट बैंक ईस्ट कोस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर या ईसीईसी कहें के विकास में भारत का प्रमुख भागीदार है। एडीबी और केंद्र सरकार ने तमिलनाडु में चेन्नई कन्याकुमारी औद्योगिक गलियारे यानी कि चेन्नई कन्याकुमारी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के माध्यम से परिवहन संपर्क में सुधार के लिए $484 मिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं। चेन्नई कन्याकुमारी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर ईस्ट कोस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर का एक हिस्सा है जो पश्चिम बंगाल से तमिलनाडु तक फैला हुआ है। एशियाई डेवलपमेंट बैंक के विषय में जानें तो एशियाई डेवलपमेंट बैंक एक क्षेत्रीय विकास बैंक है। इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुई थी। इसके साथ ही एडीबी में कुल 68 सदस्य शामिल हैं। भारत एडीबी का एक संस्थापक सदस्य रहा है। कुल देशों में 49 सदस्य देश एशिया प्रशांत क्षेत्र से हैं, जबकि 19 सदस्य देश अन्य क्षेत्रों से आते हैं। इसका उद्देश्य एशिया में सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। 31 दिसंबर 2019 तक एडीबी के 5 सबसे बड़े शेयरधारकों में जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, भारत और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। यानी कि सबसे अधिक जो शेयर हैं वो संयुक्त राज्य अमेरिका के हैं। उसके बाद जो है चीन का नंबर आता है और तीसरे स्थान पर सबसे अधिक जो शेयर्स हैं एडीबी में वह भारत के हैं। इसी के साथ ही इसका मुख्यालय कहाँ है? मनीला, फिलीपींस में इसका मुख्यालय है। तो चलते हैं वीडियो के अगले और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पर कि अगला प्रश्न है राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर यानी कि नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स किस राज्य में विकसित किया जाएगा? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात या केरल? तो इसका आंसर होगा गुजरात में। संस्कृति मंत्रालय और बंदरगाह, नौवहन व राजमार्ग मंत्रालय ने गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के विकास में सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। लोथल अहमदाबाद, गुजरात में लगभग 80 किलोमीटर दूर स्थित है। इस परिसर को एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा, जहां भारत की समुद्री विरासत को प्रदर्शित किया जाएगा। लोथल के विषय में देखें तो यह भारतीय पुरातत्वविदों ने गुजरात के सौराष्ट्र में 1947 के बाद हड़प्पा सभ्यता शहरों की खोज शुरू की और इसमें उन्होंने पर्याप्त सफलता भी प्राप्त की। पुरातत्वविद एस.आर. राव की अगुवाई में कई टीमों ने मिलकर 1954 से 1963 के बीच कई हड़प्पा स्थलों की खोज की, जिनमें से बंदरगाह शहर लोथल भी एक था। मोहनजोदड़ो की तरह लोथल का भी अर्थ है मुर्दों का टीला। खंबात की खाड़ी के पास भोगवा और साबरमती नदी के बीच स्थित है लोथल। इसके बाद एक प्राचीन कुआं और एक भंडार गृह के अवशेष देखने को मिलते हैं यहाँ पर। ऐसा लगता है जैसे यह शहर का ऊपरी हिस्सा या नगर कोट था। लोथल शहर 2 हिस्सों में बटा हुआ था, ऊपरी हिस्सा और निचला हिस्सा। यहाँ मिलने वाले ईंट की दीवारों के अवशेष चौड़ी सड़कों, नालियों और स्नानागारों की ओर इंगित करते हैं। इसके अलावा ऐसा स्थान दिखाई देता है जो मनके बनाने वाली फैक्ट्री की तरह लगता है, लेकिन इसके स्पष्ट चिन्ह देखने को नहीं मिलते हैं। हड़प्पा समुद्री व्यापार का प्रमुख केंद्र था। लोथल यानी कि लोथल जो था वो हड़प्पा समुद्री व्यापार का एक प्रमुख केंद्र था। यहाँ पर अर्धकीमती रत्नों, टेराकोटा, सोने आदि के बने मनके, मोती, सुमेर यानी कि आधुनिक ईरान, बहरीन और इराक जैसे क्षेत्रों में बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से लोकप्रिय थे। यानी सुमेर क्या था? आधुनिक इराक है अभी। बहरीन और ईरान में जो है बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय थे। यानी कि ये माना जाता है कि लोथल से व्यापार किया जाता था इन देशों के साथ बड़े पैमाने पर। तो इसी के साथ ही ये थे आज के हमारे 10 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। चलते हैं वीडियो के अंत में पूछे जाने वाले प्रश्न पर कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है?
जेनेवा, वाशिंगटन डीसी, पेरिस या रोम? इस प्रश्न का उत्तर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।